ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इस निगरान हुकूमत को जो नाम आ रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समझता है कि ये तमाम नाम सिंध में प्री पोल रिगिंग के लिए दिए गए हैं। फार्मूला ये बनाया है पीपल्स पार्टी और उसकी टीम ने कि डमीज के तौर पर कुछ चेहरे इस तरह के आगे बिठा दिए जाएं, निगरान वजीर बना के, जिनके पीछे दर हकीकत वो महकमे पीपल्स पार्टी की क़यादत ही चलाएगी, और कुछ वो लोग लाके आगे रखे जाएं जो एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे एज ए पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। दो किस्म के लोग पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा बन के धांधली करवाएंगे, दूसरे डमी के तौर पे तस्वीर खिंचवाएंगे, पीछे महकमे चलाने वाले पीपल्स पार्टी के होंगे। हम इसको रद्द करते हैं। दूसरी अहम बात, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास इस वक्त 3 रास्ते हैं, हमें मजबूर मत करें। एक रास्ता है कि हम ईसीपी में जाएं, जो हम जाएंगे। दूसरा है हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और अदालतों को कहें। तीसरा, हम सारे सिंध में एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। तीसरा रास्ता हमें इख्तियार करने पे मजबूर न करें कि सिंध के हर जिले और तहल्लुके में हम जाके कॉल दे दें मुजाहरों की और एहतजाज की, जो आखिरी रास्ता है। उसके अलावा नैब कहाँ है? मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा कर रहा हूं, एक जीडीए के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे भी और एक वकील के तौर पे भी। चीफ जस्टिस साहब, सिंध में गन्ने का बहरान पैदा किया गया, आप सब ने उस पर कमेंट्स भी दिए। नैब और सुप्रीम कोर्ट को नजर भी आ रहा है कि कमांद और गन्ने के आबादगारों के साथ क्या हुआ। कौन सा पीपल्स पार्टी का लीडर जो उसके पुष्ट पे था वो गिरफ्तार हुआ? किसकी अकाउंटेबिलिटी हुई? 2 थर में बच्चों की अमवात हुई, कौन गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार हुआ? 3 सिंध में बारदाने के हवाले से जो क्राइसिस अभी चल रहा है, कोई हुआ गिरफ्तार? नहीं हुआ। 4 सिंध के पानी के हवाले से वाटर कमीशन ने रिमार्क्स दिए, कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। तो नैब अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं करेगी, एफआईए जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, नैब और एफआईए सिंध में करप्ट लोगों को नहीं पकड़ेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नैब और एफआईए और इदारे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि करप्ट लोग जिनके पास बिलियंस हैं वो आके हमारे सरों पे सवार हों, उनकी पसंद की निगरान हुकूमत आए और वो मैनिपुलेट करें सारे सिंध को, और फिर सिंध को कहें कि एक नई निगरान हुकूमत के तहत इलेक्शन हुए और वो गैर जानिबदार है। वो गैर जानिबदार नहीं है। इसलिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुतालबा कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इस निगरान हुकूमत में जो प्रपोज नाम है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नैब से और निगरान हुकूमत के हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी ये पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट के 17 बिलियंस थे जो आरओ प्लांट्स के लिए आए थे, उसमें जिन लोगों पे इल्जाम था कि उन लोगों को हेड बनाया गया, वो 17 अरब भी खा लिए गए, और जो कराची में करप्शन के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, जैसे मेरी बहन ने कहा, उनको आपने स्पेशल असाइनमेंट्स दे दिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यह मैसेज न दिया जाए कि मैनिपुलेटेड 2013 की तरह एक दफा फिर, जिस वक्त पीर साहब पागारा की तमाम कयादत उस वक्त 10 जमाती इताअत की जीती हुई थी, उनको आखिरी रात हरा कर यह मैसेज दिया गया कि हम अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाएंगे। इस दफा मर्जी की गवर्नमेंट कबूल नहीं करेंगे। धांधली ज़दा हुकूमत लाई गई तो उस हुकूमत को सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। जो ऑफिसर बैठा है उन्होंने हटाए, और ऑफिसर्स हटे जाएं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो लिस्ट हम देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, उनमें भी वो मनपसंद लोग हैं पीपल्स पार्टी के। इस सारी चीज का ईसीपी नोटिस ले, और करप्ट टीम के स्पॉन्सर्ड ऑफिसर्स हमें नहीं चाहिए। कैबिनेट के सही बुधो अधिक जी बुधा कैबिनेट के मेंबरन ने नाला तो वठो के रंजन दे छा इल्जाम दा है याद वो मूंखे तो याद है, पर वो हुननि अनाउंस ही कोन कया त पाण वठूं ना अनाउंस काने कड़ो पूरो मसलन बचाणी साहब बैठो वञे गालाए यूनुस साईं अदा ता गालाए वठो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिबा का कि इनने अपने घर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है और बड़ी अर्जेंसी में एक कॉल की गई है और आपने भी रिस्पॉन्ड किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत इस वक्त केयर टेकर बनी है या बनने जा रही है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपस में लिंक नहीं हो रही। क्योंकि जो खुदा हाफिज कह के घर गई है हुकूमत, वो खुदा हाफिज कह के घर नहीं गई है। उसी के ऑफिसर्स, उन्हीं के आरओज, उन्हीं की मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, और इधर तक कि हमने सुना है कि
मुराद अली शाह साहब ने जाते जाते प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी अभी नॉमिनेट किए गए हैं, जिनकी नोटिफिकेशन निकली है, वो भी जाने वाले चीफ मिनिस्टर ने की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो नहीं पूरे हुए, और 60 या 45 दिन ये इलेक्शन के लिए नाकाफ़ी हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूटी नहीं तोड़ रहे। जो हुकूमत गई है 10 साल की हुक्मरानी करके, उनके साथ जितने ऑफिसरों ने काम किया है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, वही आरओज के काम कर रहे होंगे, और रिजल्ट वही आएंगे जो आवाम की जो भी जिद्दोजहद होगी इलेक्शन डे की उसके बरक्स। तो मैं समझता हूँ इसको बेहतर करने के लिए या इलेक्शन के अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रूव करें, या जैसे पलीजो साहब ने और हमारी बहन ने बोला है कि कानून की जो शिक है 218 उसके अगर सामने रखते हैं तो इलेक्शन कमीशन को भरपूर तरीके से ज़मीन पे ज़मीनी हक़ाइक़ को आके प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कराएंगे। तो जब तक वो नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि हम लोग इलेक्शन के अंदर फ्री एंड फेयर और सही रिजल्ट्स के लिए कोई भी उम्मीद रख सके। जी एक तव्हां खे ॻाल्हाइणो? हा जी, ये चाह रहे हैं कि वो आर पार जी सब बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी जैसे ही टेन्योर ख़त्म हुआ है और नई केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें टाइम जो इलेक्शंस के लिए 60 डेज़ को ये कुरान हदीस नहीं है, और इस 60 डेज़ में कोई फ्री फेयर इलेक्शन होने का चांस नहीं है। एक तो अफसर सारे उनके बैठे हुए हैं, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया ट्रांसफ़र पे, और आरओज और डीआरओज के हद तक तो जुडिशरी के हैं, एआरओज और नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो सारे उनके अपने रखे हुए हैं ऑफिसर। और जो लिस्ट अभी सुन रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट की और जिस तरह से वो हो रहा है, और उसमें हम अपने जो पार्टनर अपोजिशन के एमक्यूएम के भाइयों से भी शिकायत ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने हमसे भी कंसल्ट नहीं किया है कि भाई कौन मिनिस्टर होना चाहिए, जो अपोजिशन का कोटा है। और उसूलन तो चीफ मिनिस्टर तक तो मशवरा होता है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को खुद ही एक अच्छे ट्रांसपेरेंट लोग, जो हमने तो सोचा था कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, और जिस तरह के नाम अभी सुन रहे हैं कैबिनेट के, और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईजे को के किसी और ने बिठाया हुआ है, तो उनसे हमें अब तवक्को नहीं है कि फ्री फेयर जो है वो इलेक्शंस होने के चांसेस हैं। ये एक पहले वाले जो जज साहब थे, शायद उसी वाला रोल हमें नज़र आ रहा है, और ये इलेक्शन हमें बिल्कुल कबूल नहीं होगी, ये हमें केयरटेकर गवर्नमेंट बिल्कुल कबूल नहीं होगी। जिस तरह पलीजो साहब ने कहा हम 3 स्टेजेस, हम हर स्टेज पे जाएंगे। अगर इसको ठीक नहीं किया गया, आखिरी हम जो है लोग अभी वैसे ही तपे हुए हैं। इश्यूज़ पलीजो साहब ने बताया, पानी के, शुगर कैन के, गंदम के, बाकी सफाइयाँ शहरों में, गवर्नेंस, करप्शन, हर इशू पे लोग अभी जो है वो जागे हुए हैं, पिछले तरह के सोए नहीं हुए हैं। और मजीद पानी के, नहरी पानी के अभी तक नहीं आ रहा है, ये खुद चले गए हैं, पानी अभी तक इनके कहने पे चल रहा है वहाँ नहरों में। तो ये है कि अगर इस तरह से होगा तो हम फिर रोडों पे निकलेंगे और फिर इलेक्शन शायद ना हो सके। और ये वो दिन जब तक आए कि इलेक्शन ना हो सके, हम कंसर्न क्वार्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, आपके नैब, आपके बाकी जो भी मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन सबको कहते हैं कि भाई आप बीच में इंटरवीन करें। और इनके कहने पे अगर गवर्नमेंट्स बननी थी तो मेरे ख्याल में ये सारी एक्सरसाइज जो 5 साल पिछले चली है करप्ट लोगों को पकड़ने की, और ये एहतसाब सिर्फ पंजाब के लेवल पे हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कोई डील नहीं होनी चाहिए, उससे कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सिंध के लोग इनसे तंग हैं, और आप एहतसाब करें, सबका करें, सिर्फ पंजाब का नहीं करें। ये सूबाइयत और ये जो नफरतें फैलेंगी कि एक सूबे में हो रहा है। मियाँ साहब तो वैसे ही दमान दम मस्त कलंदर करके बैठे हैं, और वहाँ पंजाब में एक बहुत बुरा असर होगा कि सिंध में जहाँ करप्शन का गढ़ था, जहाँ लांचों से पैसे निकल रहे थे, वॉशिंग मशीनों से निकल रहे थे, इनके बाथरूमों से सोने की ईंटें लगी हुई, शायद इनके बाथरूम में हर जगह बाथरूम इनका कोई जाता है तो सोने की ईंट निकलती है इनकी। तो जहाँ करप्शन का गढ़ है वहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक गवर्नमेंट थी हम खामोश थे कि भाई सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इदारे नहीं करना चाहिए था, मगर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये माफियाज हैं। मगर अब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, अब किस चीज़ की मसलत है? गवर्नमेंट खत्म हुई, फ्री एंड फेयर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अभी ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि ये केयरटेकर्स भी बड़ी भारी रकमें दे के लगाए गए हैं, अगर इस तरह से बात है तो हमें कबूल नहीं है। ये पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में भी होगा, इनके पैसों को ब्लॉक किया जाए
इनके जो बाहर पर अगर यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाहर वाले पैसे ब्लॉक नहीं हुए तो भी ये इस्तेमाल होंगे। पिछले इलेक्शन में 5,000 रुपये जो वोट हमें नहीं देता था हमारा वोटर, उसको दिया गया। 10,000 जो वोट देता था उनको कार्ड उसको दिए गए। इनके पास तो पैसे ही पैसे हैं, तो लोग बेचारों के ज़मीर खरीदे जाएंगे। और मैं समझता हूँ प्लानिंग के तहत उन्होंने सिंध में जो भूख और बेरोज़गारी पैदा की, इसका सबब यह है कि लोग आखिरी वक्त, एक तो हमारे जो ग्रुप हैं, पार्टियां, उनके पास न पानी हो, न फसलें हो, न पैसे हों, इलेक्शन ना लड़ सकें। अल्लाह की मेहरबानी से हम फिर भी लड़ेंगे। दूसरा ये इसलिए कैद सिंध में लाया गया कि लोग भूखे प्यासे हों, हम जो दाने उनको मुंह में डालें वो लेने के लिए तैयार हो जाएं, वरना लोग शायद तैयार नहीं होते। अब लोग इतने भूखे हैं कि इनको भूखा मारा गया है, मगर मैं समझता हूँ कि लोग पैसे लेके इनको चबा जाएंगे। अब इतने भूखे हैं तो इंशाल्लाह बिकेंगे नहीं, लोग बिकेंगे नहीं, इनको चबाएंगे अब। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिहाइंड द बार्स होंगे। जी आदा मुजफ्फर शाह साहब जल्दी मैं जी बस चंद गुजारिशात करना चाहता था कि जो इलेक्शन के जो कवानीन हैं 2017 के जी, उसके मुताबिक एक मरतबा जब इलेक्शन का शेड्यूल आ गया तो उसके बाद तबादले और पोस्टिंग्स नहीं हो सकती। हम GDA में हमें ये फीडबैक मिली है कि बहुत सारे अजला में और यहाँ पे कराची में भी मुख्तलिफ लेवल्स पे 31 के बाद भी ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं। हम ये तफसीलात जमा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को मदऊ करके ये हम सब कैंसिल करवाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे आर्टिकल 218 में बात यह है कि आपको एक ऐसा माहौल करना पड़ता है पैदा जहाँ पे तमाम की तमाम सियासी जमातों को एतमाद हो कि इंतखाबात जो हैं वो गैर जानबेदार होंगे। जैसे हमने कहा कि जी यहाँ पे जो मुकर्रियाँ हो रही हैं या जो अखबार में जो खबरें आ रही हैं उससे GDA मुतमईन नहीं है। और बुनियादी बात यह कि GDA एक सियासी क़ुव्वत है इस सूबे में, और इनकी राय में अगरचे आप समझते हैं कि यह गैर जानबेदार आपके यहाँ एक निज़ाम नहीं है तो उसका अजाला फिर ढूंढना पड़ेगा। हम चीफ मिनिस्टर फजलुर रहमान साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमसे भी मशवरा करें GDA से कि भाई अगर हमें खदशात हैं और रिजर्वेशंस हैं किन नामों पे तो हमें भी एतमाद में लेना चाहिए। जैसे एक प्रोसेस होता है कंसल्टेशन का जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये लाजिम होता है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे कि दूसरी जो जमातें हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए। बहरहाल अगर वो एतमाद में हमें नहीं लिया गया तो इस वक्त तो कैबिनेट की फॉर्मेशन में तो हमें लेना, कैबिनेट की फॉर्मेशन, सेक्रेटरीज़ की पोस्टिंग, डिप्टी कमिश्नर्स और SPs की पोस्टिंग, और जहाँ जहाँ पे ये पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स 31 के बाद हुई हैं वो सब कलअदम। उसके साथ इस वक्त जो माहौल है सिंध में उसमें कशीदगी होगी, कशीदगी है, हालात बहुत ख़राब हैं। पानी की सूरत हाल ये है कि बेशतर लोग जो हैं हो सकता है कि वोटिंग के पोलिंग स्टेशन तक न पहुंच सकें। तो इस सूरत में हम ये मुतालबा करेंगे कि ये फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में ये इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को सही तौर पे काबिल कबूल बनाया जाए। ये जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं हमारे यहाँ सिंध में पिछले 1.5 या 2 साल के अरसे में, उसमें फ़ौज और जो हमारे रेंजर्स हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो हमारे दोस्तों ने यहाँ पे काफ़ी जो मोटी मोटी बातें थी वो कर दी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहब नोटिस लें फजलुर रहमान साहब कि जी आप हमें एतमाद में लें। पीपल्स पार्टी के सिवा GDA और MQM जो हैं ये 3 क़ुव्वतें हैं जिनका एक बड़ा अहम किरदार है इस सूबे में। हम यहाँ एतमाद में लें ताकि अगर हमें खदशात हैं तो वो खदशात हमारे दूर करें। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम फरिश्ते बना रहे हैं और वो हम इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी हम जाकर के पेश करेंगे
کہ صحیح طور پہ آرٹیکل 218 کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جی جیسے آپ نے فرمایا کہ مختلف اسٹیپ ہیں، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور احتجاج، سب کچھ کے باوجود ٹائم بہت تھوڑا، الیکشن تو ہونے ہیں، بائیکاٹ نہ سب کچھ کے باوجود اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ الیکشن میں تو حصہ لیں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ الیکشن ہر حال میں لڑیں گے، نہ صرف لڑیں گے، سندھ کے ایک ایک حلقے پہ صوبائی اور قومی پہ لڑیں گے، جیتیں گے، اور ان تمام ان کی سازشوں کے باوجود آئندہ حکومت جی ڈی اے بنائے گا۔ جی شاہ صاحب نے بھی کہا اور ارباب غلام نبی صاحب نے بھی کہا کہ 60 دن الیکشن کے لیے کم ہے، اور یہ جو ساری آپ کے مطابق حکومت کر رہی ہے، کیا آپ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ڈیمانڈ کریں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ کو آگے بڑھایا جائے، یا اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم سے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈی لیمیٹیشن کے، آج اگر آپ اسلام آباد میں حال دیکھیے کہ بے تحاشا کیسز ہیں، بے تحاشا وہ ہیں جب آپ کی ڈی لیمیٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اور یا اگر کوئی اعتراضات تھے جب تک آپ انہیں ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً اس پروسیس میں ٹائم زیادہ ہونے کی ضرورت تھی، لیکن آج اگر ہم جا رہے ہیں الیکشن کے لیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹائم سے ہو، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، عوام ان سے تنگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم سے ہو الیکشن، لیکن اگر یہ ڈی لیمیٹیشن والے ایشو نہیں ہوئے، ہماری پچھلے 5 سال پارلیمنٹ ہاسٹیج رہی ہے ان چیزوں کی، اکراس دا بورڈ سارے سیاستدانوں نے ایک وہ غیر مطمئن تھے، انہوں نے اپنی ریزرویشنز کہیں اور یہ کہا کہ آگے چلتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نیکسٹ 5 ایئرز جو ہے کہ وہ بھی ہاسٹیج رہے کسی اس کا، تو جتنا بہتر ہے کہ ایشوز ہیں اسے ریزالو ہونے چاہیے، اسی پیریڈ میں کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں، اور یقیناً کہ ایک الیکشن جتنا ہو، جو ٹائم ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو، لیکن اگر وہ مکمل کریں، ساتھ میں یہ جتنی ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا نگراں سندھ کابینہ کا، تو یہاں پر تو اطلاعات ہیں، فارمولہ یہ کہ پیپلز پارٹی 60% اور ایم کیو کی 40% گزرا، تو اس صورتحال میں کہاں جی ڈی اے کو اور جو اپوزیشن جماعتوں کو سننے کو نہیں تیار تھے؟ 2 بڑے میجر اسٹیک ہولڈر تھے سندھ اسمبلی، انہوں نے 60-40 کا فارمولہ بنایا، دونوں طرف کے لوگ اسی طرح سے جو فارمولے کے اوپر اپنے اپنے لوگ لا رہے ہیں۔ جی، میں یہ